हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है पुनः आप सब लोगों का एनालिटिकल स्कूल ऑफ हिस्ट्री प्लेटफॉर्म पर। इंडियन हिस्ट्री की हड़प्पा सीरीज अपनी चल रही है और इसमें मोहनजोदड़ो नगर हमने आरंभ किया हुआ है। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मोहनजोदड़ो के कुछ प्रमुख बिल्डिंग्स और भवनों के बारे में आज हम और बात करते हैं। यद्यपि पिछले सत्र में आपने पिछला जो एपिसोड था उसके अंदर आपने ग्रेनरी अन्नागार के बारे में और विशाल स्नानागार के बारे में विस्तार से चर्चा देख ली थी। अब मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने सभा भवन, एक तरह का ऑडिटोरियम आप कह सकते हो। ये 20 चौकोर स्तंभों युक्त दुर्ग स्तूप टीले का जो एल एरिया है, आप देखिएगा जो आपको बुद्ध स्तूप या विशाल स्नानागार मिला था वो सिटाडेल यानी कि पश्चिमी उच्च दुर्ग टीले में एसडी एरिया में मिला था, लेकिन ये स्तूप टीले के एल एरिया में प्राप्त होता है। इसको आपने 4 गलियारों वाला 20 चौकोर स्तंभों युक्त एक विशाल भवन बोला है। तो अपना चल मोहनजोदड़ो रहा है, लेकिन इसके अंदर जो आज का जो टॉपिक अपन ले रहे हैं सबसे पहले याद रखिएगा वो है असल में सभा भवन। दोबारा बोल रहा हूं, इसको आप ऑडिटोरियम के रूप में भी व्याख्यायित कर सकते हैं। पहली बात तो ये ऑडिटोरियम या सभा भवन कहाँ मौजूद है, तो आप लोग कहेंगे दुर्ग टीला। अब बात फिर वही निकलकर सामने आती कि साहब दुर्ग टीला से आपका आश्चर्य क्या है? पश्चिमी उच्च टीला जो दुर्ग टीला है, क्लियर? सॉरी, इसका जो एल एरिया है, एल क्षेत्र जो है वो, अब देखो ये आपको सुमेलित करने के लिए बोल सकता है, ये काफी अंदर की बातें हैं जो तथ्यात्मक रूप में मैं आपके सामने रख रहा हूं। अन्नागार और दोबारा बोल रहा हूँ विशाल स्नानागार दुर्ग टीले में स्थित है, स्तूप टीले में स्थित है, सिटाडेल के अंदर स्थित है जो पश्चिमी उच्च टीला है, लेकिन उसका एरिया है एसडी क्षेत्र। ये है इसी दुर्ग टीले जिसको आपने स्तूप माउंट भी पुकारा है, ये इसके एल एरिया में स्थित है। अच्छा, ये 4 गलियारों, ये इंपॉर्टेंट है, 4 गलियारों युक्त 20 चौकोर स्तंभों, ये सबसे महत्वपूर्ण है। 4 कॉरिडोर से 20 चौकोर स्तंभों युक्त 20 चौकोर स्तंभों सहित एक विशाल भवन है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही है। अब आप सोचिएगा उस जमाने की इंजीनियरिंग कि 20 पिलर्स पर एक विशाल भवन जिसमें 4 कॉरिडोर हैं, क्लियर? अब जो मैके है, मैके ने इस सभा भवन या ऑडिटोरियम का उल्लेख अपने रूप में किया है उनकी पुस्तक फर्दर एक्सकवेशन एट मोहनजोदड़ो में। इस सभा भवन को जो कि साहब 20 चौकोर स्तंभों पर टिका हुआ, इसको एक बाजार के रूप में दिया, जैसे मंडी होती है ना, सब्जी मंडी, विशाल सब्जी मंडी, इसके अंदर आप अलग अलग जो सेलर्स होते हैं, सब्जी विक्रेता होते हैं, उनके लिए कियोस्क के रूप में या चैम्बर्स के रूप में उसको स्थापित कर दें, क्लियर? तो यदि मैं मैके की बात करूं, इसकी जो व्याख्या हुई है, यदि आप मैके की बात करेंगे तो मैके अपनी पुस्तक में इसको एक बाजार भवन के रूप में व्याख्यायित कर रहे हैं। अब मैके की पुस्तक कौन सी साहब, याद रखना, फर्दर एक्सकावेशन। उम्मीद करूंगा इन तमाम चीजों को साथ साथ लिखते चले जाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पुस्तक भी पूछी जा सकती है साहब किसने लिखी है। 8 मोहनजोदड़ो, इसमें मैके ने बाजार भवन के रूप में इसकी व्याख्या करी है। लेकिन यदि मैं मार्शल की बात करूं, सर जॉन मार्शल, जिसने इस सभ्यता को सबसे पहले सैंधव घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता बाद में इंडियन सभ्यता के रूप में उन्होंने इसको व्याख्यायित किया है, इसको गौद्ध गुफा मंदिर बतलाया है। अब आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण मैके का मार्शल का बयान है। मुझे नहीं पता इन्होंने क्यों इसको बोला है बौद्ध गुफा मंदिर, याद रखना, बौद्ध गुफा मंदिर के रूप में व्याख्यायित किया है सर जॉन मार्शल ने। किसे? इस 20 चौकोर स्तंभों युक्त 4 गलियारों से विभाजित जो विशाल भवन है जो दुर्ग टीले के एल क्षेत्र में स्थित है, क्लियर? लेकिन यदि मैं सर मॉर्टिमर व्हीलर की बात करूं, ये और इम्पोर्टेंट है, मॉर्टिमर व्हीलर ने इसकी व्याख्या अन्य रूप में करी है, क्योंकि इन लोगों को तो ये सत्यापित करना है ना साहब कि ये बाहर से प्रेरित है।
मोर्टिमर विलर इसकी तुलना फारसी पर्शियन दरबार ए आम से करता है। याद रखना, फारसी शैली के जो उनके राज परंपराओं में थे, फारसी शैली के दरबार ए आम, फारसी शैली के दरबार ए आम से मोर्टिमर विलर इसकी तुलना करता। अब ये कहने को भाई बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आप सोचिएगा कि यदि विस्तृत रूप में आप देखें तो इसका महत्व कितना अधिक है। यदि मैं इसके, ये तो सभा भवन हो गया, इसी प्रकार का एक पुरोहित भवन भी आपको पाया गया है जिसको महाविद्यालय आवास के नाम से भी पुकारा गया है। और जब मैंने आपको आप इसको प्रीस्ट कॉलेज के नाम से भी पुरोहित भवन, जब मैंने आपको पिछले सत्र में बात करी थी कि एक कॉरिडोर के जरिए बुद्ध स्तूप और द ग्रेट बाथ जुड़ा हुआ है, क्लियर है, कॉरिडोर के जरिए, जिसको आपने डिवाइन स्ट्रीट या देवीय मार्ग भी कहा है। इसी डिवाइन स्ट्रीट या इसी कॉरिडोर के बीच में, यानी कि बिटवीन बुद्ध स्तूप एंड ग्रेट बाथ, प्रीस्ट कॉलेज या प्रीस्ट रेजिडेंशियल एरिया यहाँ पर स्थापित है, जिसको आप महाविद्यालय भवन या पुरोहित महाविद्यालय या पुरोहित भवन के रूप में भी आप इसको पुकार सकते हैं। और आप आइडिया लगाइएगा कि कितने कमरे रहे होंगे इस पुरोहित भवन में। यू वॉन्ट इमेजिन, आज के टाइम पर 78 रूम्स, चैम्बर्स के एविडेंसेस और रूम्स और रिमाइंस यहाँ पाए गए हैं, क्लियर। फारसी पुरोहित भवन की बात की जाए तो पुरोहित भवन कहाँ स्थित है, अब जरा देखिएगा। आप कह सकते, देखो मैंने एक मैप बनाकर आपके सामने वो बात रखी थी, तो मैं द ग्रेट बाथ, पिछला सेशन जिसने देखा होगा एपिसोड, उसमें एक पूरा मैंने सचित्र इसको समझाया था, द ग्रेट बाथ और बुद्ध स्तूपक, बुद्ध स्तूप के बीच में जो डिवाइन स्ट्रीट है, याद रखना, डिवाइन स्ट्रीट है। इस डिवाइन स्ट्रीट के बीच में ये, इसको आप कहते हैं प्रीस्ट कॉलेज या पुरोहित भवन। इसी पुरोहित भवन को महाविद्यालय भवन, समझिएगा इस बात को, महाविद्यालय भवन के रूप में भी व्याख्यायित किया गया है। और इसमें कुल कक्षों की जो अनुमानित संख्या बताई गई है वो है 78। और ये वही, क्योंकि मैंने कहा था कि अन्नाकार ग्रेनरी, बुद्ध स्तूप एंड ग्रेट बाथ, ये दुर्ग टीले, पश्चिमी टीले, स्तूप टीले के एसडी एरिया में स्थित है। और यदि विशाल स्नानागार से इसकी दिशा को देखा जाए तो ये ग्रेट बाथ की पूर्वी दिशा में स्थापित है, यानी ग्रेट बाथ की पूर्वी दिशा में। देखिए ये प्रीस्ट कॉलेज जो है, तो ये आपके, जिसको आपने कहा है दुर्ग टीला, उसके एसडी क्षेत्र में, या राइट, एसडी क्षेत्र में स्नानागार के पूर्व में, यानी कि ईस्टर्न एरिया में, पूर्व में यह पुरोहित भवन स्थापित है। और इसके अंदर किसी भी प्रकार का ये आप कह सकते हो ये प्रमुख ये मतलब मुख्य अत्यधिक महत्व की प्रमुख इमारत है, जिसमें किसी भी प्रकार का आपको कोई कुआं नहीं पाया गया है। जनरली यहाँ से कुएं बहुत 700 कुएं जब आपको अकेले मुंह जोड़ से पाया जा रहा है, तो ये बड़ी बात है कि इसके अंदर कुआं अनुपस्थित है। ये अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि साहब यहाँ पर कुआं अनुपस्थित है। कहाँ पर, समझिएगा इस बात को। पुरोहित भवन या महाविद्यालय भवन में जनरली जितने भी अति महत्वपूर्ण इमारतें हैं उनमें कुएं पाए गए हैं मोहनजोदड़ो के अंदर। और मैंने पहले ही कहा था कि ये डिवाइन स्ट्रीट के बीच में, क्लियर। अब हमें देखना है आद्य शिव मुद्रा। दो चीज़ें आपके सामने क्लियर हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने चल रहे हैं।
और इस उम्मीद में मैं ये तमाम चीज़ें आपके सामने ले रहा हूँ कि आप लोग इन चीज़ों के जरिए अपनी जानकारी को मतलब काफ़ी अच्छे से विस्तृत कर सकते हैं। मैके ने ही दुर्ग और स्तूप टीले से जो कांसे की नृत्यांगना, कांसे की जो नग्न नृत्यांगना की प्रतिमा थी, जिसको कई बलोच युवती कहते हैं, कुछ लोग इसको पार्वती से तुलना करते हैं, ब्रॉन्ज स्टेच्यू है, नेकेड है, फीमेल है, वो तो पूर्वी निम्न नगरीय जो टीला है, आवासीय रेजिडेंशियल एरिया, उसके HR क्षेत्र से पाई गई थी सर जॉन मार्शल को। बट जो प्रोटो शिव की जो सील है, आद्य शिव की जो मुद्रा है, मुहर है, ये याद रखना, ये दुर्ग स्तूप टीले से मैके को पाई गई है, जो मैं अगला ले रहा हूँ क्योंकि स्पेस का में थोड़ा सा मैटर ज़्यादा है, तो मैं अपनी आदत के अनुसार स्क्रीन आउट होता हूँ। यहाँ तक के मैटर को आप आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, और फिर हम अपनी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो दुर्ग मतलब जो मैं आद्य शिव मुद्रा की बात अब आपके सामने रख रहा हूँ। तो अपन नेक्स्ट उससे अपनी बात को रखते हैं। ठीक है सर, अगला जो है वो है आद्य शिव मुद्रा। अब पहली बात तो यही कि साहब ये मुद्रा कहाँ से पाई गई है, तो वही दुर्ग या आप कहेंगे स्तूप टीले से। प्रश्न उठता है किसने प्राप्त किया, मतलब प्राप्तिकर्ता कौन है, तो आपका जवाब है मैके। इस आद्य शिव प्रतिमा मुहर को जो प्राप्त किया है वो मैके के द्वारा प्राप्त किया। अब प्रश्न उठता है, प्राप्तिकर्ता मैके है और ये मुहर संख्या सील नंबर कौन सी है, याद रखना 420। इस मुद्रा पर जो चित्र अंकित है, अब महत्वपूर्ण तथ्य जा रहा है, प्राप्त मैके ने किया, लेकिन मुद्रा पर जो चित्र अंकित है उसका नामकरण उसकी शिव के साथ साम्यता स्थापित की है सर जॉन मार्शल ने। इंपॉर्टेंट बात, आद्य शिव के साथ नामकरण याद रखिएगा किसके द्वारा किया गया है, तो इंपॉर्टेंट है सर जॉन मार्शल के द्वारा, याद रखिएगा, ये नामकरण किया गया है। प्रश्न उठता है कि जो ये मुद्रा है ये किससे निर्मित है, तो ये मुहर सेल खड़ी से निर्मित है। सील प्रोटो शिव जो सील है ये सेल खड़ी से निर्मित है, चूना से बनी हुई एक क्या कहना चाहिए वस्तु होती है, सेल खड़ी से निर्मित है। और ख़ास बात है दिस सील इज ब्रोकन, ये नीचे से निचला जो हिस्सा है उससे टूटी हुई है, और इस सील पर सैंधव लिपि के 7 लेटर 7 अक्षर हैं। आप इससे पहले देख चुके हैं कि एक और मुहर आपको मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई थी, जिसमें एक सुमेरियन शिप, एक सुमेरियन नाव है, जिसके ऊपर समुद्र में भूमि की दिशा बताने वाले पक्षी का चित्र है। उसके ऊपरी हिस्से में सैंधव लिपि के हमें 8 अक्षर प्राप्त हुए थे, लेकिन यहाँ आद्य शिव वाली मुद्रा या मुहर में सैंधव लिपि के कुल 7 अक्षर प्राप्त हो रहे हैं। तो ये सील सेल खड़ी से निर्मित है, याद रखना, नीचे से टूटी हुई है, और इस सील के ऊपर सैंधव लिपि के आपको 7 अक्षर प्राप्त हो रहे हैं। देयर आर 7 लेटर्स, और इसमें एक त्रिमुखी योगी या देवता का चित्र है, जिसने पद्मासन मुद्रा में, और जिसने अपने ऊपर कोई भैंसे के सींग जैसा कुछ मुकुट, त्रिशूल की आकृति सा प्रतीत होने वाला मुकुट धारण किए हुए है, हाथों में चूड़ियां पहना हुआ है, हाथों में चूड़ियां, पुरुष। व्हाट डज मीन, अर्धनारीश्वर। और शिव को आपने अर्धनारीश्वर के नाम से पुकारा है। मैं दोबारा बोल रहा हूं,
ये जो प्लेटफॉर्म है एनालिटिकल स्कूल ऑफ हिस्ट्री, यदि आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कीजिए, गंभीरता से पढ़िए। मैं आपके द्वारा जो पैसा खर्च किया जाता है हिस्ट्री के भय को दूर करने के लिए, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा हमेशा के लिए फिनिश कर दूंगा, बशर्ते मुझे आपका इतना सपोर्ट तो चाहिए होगा। देखिएगा, तो सेंधव लिपि के 7 अक्षर इस पर हैं, और सबसे बड़ी बात, इस पर पद्मासन मुद्रा में त्रिमुखी देवता, या आप योगी कह लीजिए, शिव सबसे बड़े योगी भी है, देवता भी है, त्रिमुखी देवता स्थित है। और इस त्रिमुखी देवता ने, सबसे बड़ी बात यह है, त्रिशूल की आकृति वाला, त्रिशूल की आकृति युक्त भैंसे के सींग सदृश मुकुट धारण किया हुआ, यह महत्वपूर्ण है। पद्मासन मुद्रा में है, सील नीचे से टूटी हुई है, क्लियर। ऊपर त्रिशूल की आकृति सा लगने वाला एक मुकुट है जो भैंसे के सींग सा लगता है। इस चित्र में जो शिव, जिसको आप सर जॉन मार्शल ने कहा है, योगी ने हाथों में चूड़ियां धारण की हुई है, अर्थात ये अर्धनारीश्वर की संकल्पना को परिलक्षित कर रहा है। अर्धनारीश्वर का जो हमारे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, और साइंस भी कहता है कि ईच ह्यूमन बीइंग हैविंग फीमेल एंड मेल सेक्स और हार्मोन्स which is progesterone, estrogen and testosterone. Testosterone is male sexual hormone. तो वो हमारे यहाँ ये कल्पना और ये वैज्ञानिक तौर पर सत्यापित तथ्य है। इस योगी ने हाथों में चूड़ियां धारण की हुई है। अब इस सील में जो योगी नजर आ रहा है आपको पद्मासन मुद्रा में, इसके चारों तरफ 5 प्रकार के कुल 6 पशु अंकित हैं। योगी 5 प्रकार के निम्न 6 पशुओं से घिरा हुआ है। याद रखिएगा, 5 प्रकार के निम्न 6 पशुओं से घिरा हुआ है। देयर आर 6 एनिमल्स, इनमें वाइल्ड एनिमल्स भी है। क्लियर है? यहां तक की बात को आप आराम से एक बार ठीक से देख लीजिए, फिर हम अपनी बात को थोड़ा सा और आगे लेते हैं। आराम से यहां तक की बात को ठीक से समझ लीजिए। अब ये फिर बोल रहा हूं, 5 प्रकार के 6 पशु हैं, ये महत्वपूर्ण है। योगी के राइट साइड में अब राइट साइड का मतलब जो निकल रहा है उसे एक बार आप लोग देख लीजिएगा। राइट साइड का मतलब दाईं तरफ, योगी के दाईं तरफ किस किस की कौन कौन से पशुओं की आकृतियां हैं। देयर इज ए 1 एलिफेंट एंड टाइगर, हाथी और बाघ की आकृतियां हैं। आई थिंक फोन्स काफी थिन हो गए हैं। हाथी एवं बाघ की आकृतियां हैं राइट साइड में। क्लियर? यदि मैं लेफ्ट साइड की बात करूं, कुल 6 पशु हैं, तो 2 तो आपके दाईं तरफ हो गया, हाथी और बाघ,
और बाईं तरफ भैंसा प्लस गैंडा। याद रखिएगा, बाईं तरफ भैंसा और गैंडा, कुल 4। और ये जो याद रखना, पद्मासन मुद्रा में त्रिमुखी देवता योगी एक चौकी पर विराजमान है। ये महत्वपूर्ण है, एक चौकी पर विराजमान है, एक चौकी पर स्थापित है। ठीक है जी। तो दाईं तरफ हाथी बाघ, बाईं तरफ भैंसा गैंडा एवं चौकी के नीचे दो हिरण की आकृतियां, खंडित है यद्यपि है, क्योंकि नीचे की तरफ से वो जो सील है वो टूटी हुई है। दो हिरण की आकृतियां खंडित बनी हुई है। इस प्रकार से 5 प्रकार के पशु, हाथी, बाघ, भैंसा, गैंडा और हिरण, 5 प्रकार के पशु, लेकिन कुल संख्या 6। दाईं तरफ एक हाथी, एक बाघ, बाईं तरफ एक भैंसा, एक गैंडा और नीचे 2 हिरण। तो हिरणों की संख्या 2 आपको अलग से पाई जा रही है। यहाँ तक की बात को आराम से आप देख लीजिए, समझ लीजिए और फिर मैं अपनी बात को और आगे इसी सत्र को, मतलब इसी एपिसोड को आगे बढ़ाता हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। स्क्रीन आउट होता हूँ मैं, यहाँ तक के मैटर को उतार लीजिए। इसके बाद हम कांस्य नृत्यांगना की बात आपके सामने रखेंगे कि और उसका अपना क्या महत्व। चलिए, आई थिंक आपने यहाँ तक का कर लिया है। अब यदि हम बात करें जो ब्रॉन्ज डांसर आपको पाई जा रही है, उसके ऊपर मोहनजोदाड़ो से उसको अपन लेते हैं। क्लियर है? ब्रॉन्ज डांसर यानी कि कांस्य नृत्यांगना। कांस्य नृत्यांगना, अभी मैंने कहा ये काफ़ी सर्वाधिक महत्व की जो शिल्प आपको प्रतीक या वस्तु प्राप्त हुई है, वो यही नग्न कांस्य नृत्यांगना की प्रतिमा है, जो आपको पूर्वी जो नगर टीला है उसके HR क्षेत्र से मैके को 1926 ईस्वी में कांस्य की ये प्रतिमा प्राप्त हुई थी। ये हालांकि ये नग्न कांस्य की नृत्यांगना 2 प्राप्त हुई हैं। 1 कराची में, एक कराची म्यूजियम में और एक आपके नेशनल म्यूजियम दिल्ली में है। तो नेशनल म्यूजियम दिल्ली वाली ज़्यादा रिलेवेंट या प्रासंगिक है, इस बात को याद रखिएगा। तो ये जो कांस्य की नृत्यांगना प्राप्त हुई है, ये 1926 ईस्वी में HR एरिया कहाँ से, याद रखिएगा, पूर्वी निम्न नगरीय टीले से प्राप्त हुई है। पूर्वी निम्न नगरीय टीला और एरिया है HR क्षेत्र। और जिसने प्राप्त करी है उन सज्जन का नाम हमारे सामने आता है मैके ने इसे प्राप्त किया है। और जिससे प्राप्त हुई है, मतलब जिस धातु से बनी हुई ये नग्न कांस्य, आप समझ सकते हैं, नृत्यांगना की प्रतिमा है। और वर्तमान में कहाँ रखी हुई है, ये भी महत्वपूर्ण है। वर्तमान में ये नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में स्थापित है। नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में ये प्रतिमा रखी हुई है।
मैं दोबारा बोल रहा हूं, एक और प्रतिमा पाई गई है, वो याद रखना। एक और प्रतिमा है कांस्य की नग्न नृत्यांगना प्रतिमा, वो कराची म्यूजियम में रखी हुई है। तो इनमें जो ज्यादा सिग्निफिकेंट है वो तो असल में जो न्यू दिल्ली वाली है वो प्रतिमा है। अब इसका डायमेंशन वगैरह तो खैर, एक महत्वपूर्ण जो बात आती है, इसको डांसिंग गर्ल नाम किसके द्वारा दिया गया है? डांसिंग गर्ल यानी कि नृत्यांगना, क्योंकि इसकी भावभंगिमा इस तरह की है। तो याद रखिएगा, इस लेडी को, इस स्टेच्यू को डांसिंग गर्ल विच मीन्स नृत्यांगना का जो नाम दिया गया है, याद रखिएगा, सर जॉन मार्शल के द्वारा, सर जॉन मार्शल के द्वारा इस नग्न कांस्य धातु की प्रतिमा को, याद रखिएगा, नृत्यांगना डांसिंग गर्ल का नाम दिया गया है। और यह माना गया है कि यह किस प्रजाति की युवती रही होगी। यहां तक भी स्कॉलर्स के द्वारा रिसर्च किया गया है, इसको प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड यानी कॉकेशियन बतलाया गया है। इससे प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति अर्थात कॉकेशियन प्रजाति से संबंधित बतलाया गया। यद्यपि मैं क्लियर कर दूं कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा ऐतिहासिक आधार हमें प्राप्त नहीं होता है। ये जिस पोस्चर में है वो किसी भी सूरत में डांसिंग पोस्चर नहीं है, ये मैं क्लियर कर दूं। जो सर जॉन मार्शल ने कहा, किसी भी सूरत में डांसिंग पोस्चर नहीं है। लेकिन इसने जो इस तरह का चूड़ियां वो जो पहना हुआ है, इसका बाल काढ़े हुए हैं, कॉम्बिंग जिस तरह का है, हाथों में जिस ढंग की चूड़ियां वगैरह है, उससे ही अनुमान लगाया गया है कि ये एक नृत्यांगना रही होगी। ये पूरी तौर पर नेकेड स्टैच्यू आपको प्राप्त हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसने जो सर पर जो बाल हैं, इनको यूँ समझ लीजिएगा कि इनको ढंग से कॉम्ब किया हुआ है और एक जूड़े से बांधा हुआ है, और ये बाल एक कंधे पर टिके हुए हैं। ये प्रतिमा टखने या एड़ियों के यहाँ से खंडित है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात। और इस प्रतिमा की एक विशेषता और है कि इसके जो हाथ है सामान्य से अधिक लंबे हैं। तो याद रखना, हाथ सामान्य से अधिक लंबाई युक्त हैं। ये प्रतिमा टखने या एड़ियों वाले हिस्से से या एड़ियों से खंडित है। टखने या एड़ियों से ये प्रतिमा खंडित है। हाथ सामान्य से अधिक लंबे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बाल जूड़े के रूप में बंधे हुए हैं एवं एक कंधे पर वो जूड़ा टिका हुआ है, बंधे हुए हैं। तथा जूड़ा, याद रखिएगा, तथा जूड़ा कंधे पर टिका हुआ है। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और ये जो प्रतिमा है ये टखने या एड़ियों के यहाँ से खंडित है। ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो आप यहाँ तक की तमाम बातों को ठीक से देख लीजिए, समझ लीजिए। अब एक और बड़ी बात है कि इस स्टैचू का निर्माण किस प्रकार से हुआ होगा। मैंने जब प्रागैतिहास की जब सीरीज अपनी चल रही थी, मैंने एक विधि का नाम लिया था। इसको आप कहते हैं मधुचिष्ट विधि, लॉस्ट वैक्स मेथड, जिसमें मिट्टी के किसी सांचे के अंदर
आप धातु को पिघलाकर डाल देते हैं। तो उस ज़माने में इस तरह का फ्रेम तैयार करना ये बड़ी बात है कि पहली बात तो इसका जो निर्माण हुआ है वो हुआ है लॉस्ट, याद रखिएगा, लॉस्ट वैक्स मेथड, जिसको आपने मधुचिष्ठ विधि के नाम से भी पुकारा है। मिट्टी का फ्रेम सांचा तैयार करके उसमें धातु को पिघला कर डाल देना। इस प्रतिमा में जो नृत्यांगना है, इसने कमर में, वेस्ट में, कमर में मेखला, जिसको आप करधनी कहते हैं, मेखला या करधनी, ध्यान रखिएगा, धारण किए हुए है। क्लियर है? जो इसकी लेफ्ट आर्म है, लेफ्ट आर्म का मतलब बाईं भुजा, मैंने पहले कहा दोनों हाथों में इसने, दोनों भुजाओं में इसने चूड़ियां धारण की हुई हैं। तो बाएं हाथ में, बाईं भुजा, लेफ्ट नहीं, राइट, लेफ्ट, बाईं भुजा में इन्होंने कंधे तक, कुछ इतिहास का 24 चूड़ियों की बात करते हैं, कुछ 25 की बात करते हैं। तो बाईं भुजा में कंधे तक 24 या 25 चूड़ियां धारण की हुई है, जबकि जो राइट इसका आर्म है, जो दायां भुजा है, दायां, उसे मात्र इसने दो के सेट में, प्रत्येक सेट में 2 चूड़ियां, यानी कि 4 चूड़ियां धारण की हुई हैं। जो आपका राइट आर्म है, याद रखिएगा, उसमें आपने 4 चूड़ियां, 2 के सेट में, तो प्रत्येक सेट में कितनी चूड़ियां हो गई? 2 चूड़ियां। जो बाईं भुजा है, जो जो लेफ्ट आर्म है, जिसमें कंधे तक 24 या 25 कंधे तक 24 या 25 चूड़ियां हैं, वो लेफ्ट जो हिप है, नहीं हिप नहीं, जंघा, थाई, उस पर हाथ टिका रखा है। लेकिन 4 चूड़ियों वाला जो राइट हैंड है, उसने हिप पर अपना कंधा, हाथ, भुजा टिका रखी है। तो इसका जो पोस्चर है, उससे ये अनुमान लगाया कि संभवतः उस जमाने में ये प्रोस्टिट्यूशन, वेश्या जैसी कोई, लेकिन मुझे नहीं लगता ये डांसिंग पोस्चर भी नहीं है, लेकिन जिस तरह का उसका चेहरे की बनावट है, जिस ढंग से जूड़ा बांधा हुआ है, उससे सर जॉन मार्शल ने अनुमान लगाया। वो निश्चित तौर पर गलत सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन जो भी अब सामने है, क्योंकि एग्जाम्स में इस तरह के फैक्ट्स आपके सामने आते हैं। तो जो राइट आर्म है, वो याद रखना हिप पर टिका हुआ है, और जो लेफ्ट आर्म है, वो याद रखना आपके बाईं, यानी कि लेफ्ट जो थाई है, बाईं जंघा पर टिका हुआ है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपके सामने, सबसे पहले आपके सामने हमने रखा पुरोहित भवन, सभा भवन, याद रखना, सभा भवन, पुरोहित भवन, उसके बाद आद्य शिव प्रतिमा, और अब ब्रॉन्ज डांसर, जिसको आप नग्न कांस्य नृत्यांगना की प्रतिमा कहते हैं। यह एपिसोड जिस जानकारी के साथ आपको रखा गया है, निश्चित तौर पर वो आपको पसंद आया होगा। जो अगला एपिसोड होगा, उसके अंदर हम फिर यहाँ से अपनी बात को और आगे बढ़ाएंगे। जो शेष हिस्सा बच रहा है मोजदाड़ों का, इंतज़ार कीजिए अगले सेशन का। उससे पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य करिएगा। थैंक यू।